एक मांझी का कहना हम कुछ कर देते हैं और पवन जायसवाल का कोर्ट में मूव करना डीएम एसपी के खिलाफ, चुनाव आयोग के लोगों के खिलाफ, ये साबित करता है कि निश्चित ही वोट चोरी के नैरेटिव को हवा फिर से मिल गई है। राजद ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की कि देखिए मांझी तो खुल के मान लिए कि हम लोग वोट चोरी करते हैं, तो देखिए कुछ बहुत बड़ा नुकसान एनडीए का नहीं है, लेकिन उस विवाद को फिर से हवा मिल जाता है। आज देखिए तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे थे अब तक, उनके समर्थक चुप थे, हार मान ली गई थी, लेकिन फिर आज देखिए सोशल मीडिया पर राजद में लगा जैसे कि मेला हो लग गया। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। आखिर क्या बिहार में जो चुनाव हुआ है उसमें वोट चोरी सच में हुआ है? सब जानेंगे इस खबर में, लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि आपने देखा है किस प्रकार से जीतन राम मांझी जो है वो लगातार विवादों में घिरते नजर आए हैं। आखिर जीतन राम मांझी ने ऐसा क्या बोल दिया था स्टेज से कि उसके बाद लगातार बिहार में चर्चाएं जीतन राम मांझी की तेज हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई जिलों में कुछ ऐसे विधानसभा हैं जिसकी चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं कि यहाँ पर वोट चोरी के कई मामले हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीतिक गलियारों में सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसी बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि बिहार में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। सब कुछ जानेंगे हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर नमन सर से कि आखिर बिहार में सच में वोट चोरी हुई है। अगर वोट चोरी हुई है तो क्या 202 पर ही क्यों सिमट गई भाजपा? क्यों नहीं सभी सीट जीत गई भाजपा? या जीतन राम मांझी क्या कहना चाह रहे थे अपने बयान से, सब जानेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सर, जीतन राम मांझी का बयान तो आपने भी देखा होगा, किस प्रकार से जीतन राम मांझी बोलते हैं और उसके बाद चाहे वो बिहार की मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, सभी के सुर्खियों में जीतन राम मांझी ही चल रहे थे। सर, क्या जीतन राम मांझी ने गलती से वो लाइन बोल दिया या जीतन राम मांझी का परिप्रेक्ष्य कुछ और था जो वो लाइन कह रहे थे? देखिए जीतन राम मांझी की बातों को हम सीरियसली लेवे नहीं करते हैं। अच्छा, 30-60 वाला हाँ, लेकिन चलिए, अब जब केंद्रीय मंत्री हैं सर। हाँ, जब उतनी बड़ी जिम्मेवारी भाजपा ने दे रखी है, मोदी जी सोच के कुछ किए हैं तो कुछ कारण होगा। अक्सर मैंने मांझी जी को अपने ही खेमे में गोल दागते देखा है और आज भी कोई बड़ी नई बात नहीं रही है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें भी देखिए, मैं अब इसे डैमेज कंट्रोल समझिए या समझिए कि चीजों को जिस परिप्रेक्ष्य में होती हैं उसमें देखना और समझाने का मैं आदी हूँ। उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम बात करते हैं, अगर हमको पता होता, टेकारी विधायक की बात कर रहे थे जो उनके प्रदेश अध्यक्ष भी है, चुनाव हार गए थे, चुनाव के दौरान उन पर हमला का भी पूरा हुआ था मामला। खैर, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, निश्चित ही 2000 वोट से हारे हैं जी। तो 2000 वोट से हारे हैं तो 30 तो होगी ही ना। कितना लंबा लहर था, 202 सीटें आई एनडीए को, उसमें वो मजबूत प्रत्याशी उनके कैसे हार गए? बिल्कुल। लेकिन हार जीत लोकतंत्र की एक अलग ही खूबसूरती है। जी। कई बार मजबूत प्रत्याशी भी हार जाते हैं, कई बार कमजोर दिखने वाले प्रत्याशी भी जीत जाते हैं। बिल्कुल, जिनसे उम्मीद नहीं होती आईपी है। गुपचांद जीते हैं, एक और महिषी वाले चप्पल वाले विधायक जीते हैं, गौतम कृष्ण। हाँ, तो इसे से कई विधायक जीते हैं जो कि मतलब प्रत्याशी थे, लहर के विरुद्ध चल के जीता है। लेकिन रही बात मांझी के बयान की, तो देखिए मांझी का जो कहना था, मुझे ये लग रहा है उनके बात से, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे बताया जाता तो मैं थोड़ा सा और उनके लिए मेहनत करता, उस क्षेत्र में और थोड़े हम लोग ताकत लगाते हैं, ना कि विधायक या ना कि डीएम से बात करके उनका वोट बढ़वा देते या कोई बटन टिप देते जिससे उनका 2000 वोट बढ़ जाता, जीत जाते। ऐसी कोई बात वो नहीं कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब मूर्खता कहिए, उम्र का तकाजा कहिए, या उनकी हल्केपन को अब किस भाषा में मैं समझाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं मतलब वो अपने हल्केपन को दर्शा दिए जीतन राम मांझी। हाँ, वो शुरू से उनका रहा है टैलेंट, वो आज भी वही कर रहे हैं। इससे देखिए कुछ बहुत बड़ा नुकसान एनडीए का नहीं है, लेकिन उस विवाद को फिर से हवा मिल जाता है। आज देखिए तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे थे अब तक, उनके समर्थक चुप थे, हार मान ली गई थी, लेकिन फिर आज देखिए सोशल मीडिया पर राजद में लगा जैसे कि मेला हो लग गया, एक नया मुद्दा मिल गया, नव जीवन मिल गया। और उस लकड़ी को पकड़ के, जो मैं कहता हूँ ना कि तिनका, डूबते हुए तिनका का सहारा ले लिया। आज राजद ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की कि देखिए मांझी तो खुल के मान लिए कि हम लोग वोट चोरी करते हैं, ये भी वोट चोरी करके जीत जाते हैं। लेकिन केवल इतना की वजह से ये मामला नहीं उठ रहा है। दरअसल देखिए बिहार भर में 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर पूरा विवाद है हार जीत का। जी है तो और भी सीटें, लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर जमकर विवाद हो रहा है
कि यहाँ हार जीत का फैसला किसी रिमोट या अदृश्य ताकत के बदौलत हुआ है। ये कौन सी सीटें हैं मैं बताता हूँ आपको। लेकिन पता है सर एक बात और, जीतन राम मांझी जिस भाषा में कह रहे थे, मगही भाषा में, ये भी चर्चा में आ गई है, क्योंकि जीतन राम मांझी कह ही रहे थे इस तरीके से कि जाना हाँ पिछला बार 1600 से आई बार 2000 से 2700 से ऐसा होले होले बार कहता थी ना, तो देख लेती है। अब बताइए, आपने भी कहा वही बात कि वो अपने हल्केपन को दिखा दिए। लेकिन सर ये तो ठीक है, जीतन राम मांझी की बात कर ली, आखिर और कौन सी ऐसी सीटें हैं मैं बता जहाँ रहा हूँ। पर देखिए 4 ऐसी सीटें हैं जिन पर सीधे सीधे विपक्ष कह रहा है कि खेल हुआ है कुछ ना कुछ। मतलब 5 सीटें टोटल, विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों के लोग कह रहे हैं। जी नरपतगंज इस सीट पर जो हार जीत हुई है उसमें आरजेडी उम्मीदवार जी भाजपा की जीत को चुनौती दिया है उन्होंने, जी और ये मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा दर्ज है। हो चुका है। जी मधुबनी मतगणना में गड़बड़ी का आरोप यहां भी लगाया गया है और इस मामले में भी कोर्ट तक मामला पहुंचने की मतलब इसके आसार नजर आ रहे हैं। मोदीनगर यहां भी चुनावी परिणाम को लेकर कानूनी सवाल उठाए गए हैं और इसमें भी कोर्ट कचहरी का मामला हो गया है। टिकारी ये जो सीट, जिस सीट पर चर्चा कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं हम लोग, अब चूंकि मांझी जी ने बोल दिया है तो ये विवाद अब और तेज बढ़ हो गया गया है। है। बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला जो सीट है वो तो सीट मतलब क्या ही कहा जाए, वो तो सर मैं तो वहां गया भी था। हाँ अब तो सब विधानसभा के दौरान। लेकिन ये तो अजूबा है। मतलब भाजपा के विधायक पवन जायसवाल ढाका से चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, इस बार हार गए। इस बार फैजल रहमान जीत गए। हार गए तो कंफ्यूजन सबको हो रहा है। हार जीत का जो आंकड़ा है वो भी 178 वोटों का है। 178 वोट से हारेंगे तो दुख तो होगा ही। उनको जो वोट आया है वो आया है 1,12,549 और जो उनके विरोधी हैं उनको 1,12,727, यानी 178 वोटों का अंतर जीत हार में रहा है। बिल्कुल। इसमें ये हार तो बीजेपी के विधायक की हुई है, लेकिन वो ही चुनौती दे दिए हैं कोर्ट में इस मामले को, और उस मामले में जो सीधा परिवादी बनाया है उन्होंने फैसल रहमान को बनाया है जो जीते हैं आरजेडी से। और उसके अलावा जो एड्रेस किया जाता है और कौन कौन इसमें सम्मिलित है, तो उसमें उन्होंने जो नाम लिखे हैं वो बड़े मजेदार हैं। इस मामले में पवन जायसवाल द्वारा जो दायर याचिका है जी। इस मुद्दे पर वहां के डीएम सबको घसीट दिया उन्होंने, एसपी सबको घसीट दिया है, चुनाव आयोग के लोगों को भी किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा है। तो यदि भाजपा का ही कोई विधायक अगर कह दे कि हाँ खेल हुआ है, चोरी हुई है, तो फिर मामला विवादित हो जाता है। दो बड़े मुद्दे, एक मांझी का कहना हम कुछ कर देते हैं, और पवन जायसवाल का कोर्ट में मूव करना डीएम एसपी के खिलाफ, चुनाव आयोग के लोगों के खिलाफ, ये साबित करता है कि निश्चित ही वोट चोरी के नैरेटिव को हवा फिर से मिल गई है। और ढाका वाले मामले में तो जो दलील जी जा रही है वो भी बड़ा मजेदार जानने लायक है। इनका कहना है कि 298 ऐसे लोगों का, पवन जायसवाल कह रहे हैं 298 ऐसे लोगों को वोट कराया गया है जो कि विदेश में रहते हैं, ये देश में है भी नहीं, और इनके नाम पर वोटिंग कराई गई है। देखिए आरोप बड़ा लगा रहे हैं और बिना पुख्ता सबूत के इतना बड़ा रिस्क भी वो लेंगे नहीं। इसके तहत अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो कानून क्या कहता है ये भी जान लीजिए। फर्जी मतदान यदि हुआ है तो आईपीसी के 171D, 171F तथा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट आरपीए 1951 के तहत गंभीर अपराध इसे माना जाता है। इसके तहत चुनाव रद्द भी हो सकता है। 178 वोट जो बताया जा रहा है कि जिससे हार जीत हुई है, उसमें 298 का एक बड़ा रोल हो जाता है, फर्जी वोटिंग। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आरपीए 1951 के अनुसार यदि सिद्ध हो जाता है ये आरोप, तो बड़ी संख्या में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इसके तहत इस सीट पर तो चुनाव के जो परिणाम है वो तो रद्द होंगे ही होंगे जी, और नए सिरे से चुनाव होंगे। कई और सीटों पर भी, नरपतगंज से लेकर मधुबनी और टिकारी और कई और सीटों पर फिर से केस भी अब हो सकता है। क्वेश्चन मार्क। जी, हमें ये भी खबर मिली है कि आईपी गुप्ता के खिलाफ भी आलोक रंजन झा ने केस किया है सहरसा से। इसमें भी यहाँ भी कुछ हुआ है मामला, तो एक छठा सीट भी हो सकता है। आईपी गुप्ता लगभग 3700 से 4000 वोटों से उनकी भी जीत हुई थी। बिल्कुल, तो समझ लीजिए वहां भी मामला फंस रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मिलाकर 7-8 ऐसी सीटें हैं जहां पेच फंस रही है, जिस पे पेच फंस रहा है, और जिस पर केवल विपक्ष ही नहीं, पक्ष के भी लोग, पक्ष के लोग भी सवाल उठा मान रहे हैं कि कोई ना कोई खेल हुआ है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कोई खेल हो सकता है, इतनी आसानी से लोकतंत्र के सिस्टम्स को रिग किया जा सकता है। एक दौर था जब बैलेट पेपर से होता था तो कुछ उल्टा फुल्टा कर लिया जाता था,
लेकिन ईवीएम थोड़ा फूल प्रूफ है, ईवीएम में इतनी आसानी से ये चीजें नहीं हो सकती हैं। हाँ, मैं फिर भी मानता हूँ कि सरकार जिसकी होती है उसके पक्ष में चुनाव का एक बड़ा हिस्सा रहता दिखाई है, पड़ता है। उसको एक 10% का अतिरिक्त फायदा मुनाफा मिलता है उस चुनाव में, लेकिन इससे ज्यादा मुनाफा उठा लेना संभव नहीं है। यदि नीतीश की जाति के लोग और नीतीश के बात मानने वाले ब्यूरोक्रेट हैं, तो तेजस्वी के जाति के लोग भी ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो भी चुनाव आयोग में हैं और वो भी अपनी बात रख सकते हैं। जी। विवाद इस पे भी बड़ा हो सकता है। तो खैर दुखद पहलू ये है, और ये दुखद मेरे लिए, आपके लिए नहीं, ये दुखद एनडीए के लिए है कि जहां से उम्मीद नहीं थी वहीं से आवाज उस बार उठ गई है। पवन जायसवाल और मांझी जी दोनों के विवाद ने निश्चित ही मामला को वापस आरजेडी की तरफ झुका दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सर जीतन राम मांझी ने भी ये साफ कर दिया है कि उनकी वीडियो जो है वो काट कर चला दी गई है, वीडियो इधर उधर कर दिया गया वो है। हमेशा बोलते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है? राम को काल्पनिक बोल दिए, फिर राम मंदिर के पूजा पाठ में चल जाते हैं, किस मुंह से जाते हैं? तो चलिए, जीतन राम मांझी के बयान को आप कैसे देखते हैं, और पवन जायसवाल की सीट यानी कि ढाका जो मोतिहारी में पड़ता है और उसके अलावा अन्य 4 सीट नरपतगंज, मधुबनी, मोहिउद्दीननगर और टेकारी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे और आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।